दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां। ठीक है, यूक्लिड की जो ज्यामिति का परिचय वाला था उसी का ये प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन 1 और 2 इसको हमने अलग वीडियो में सॉल्व किया। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी क्वेश्चन है इन सभी को हल करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा दो अभिधारणा दिया है। अब देखिए इन अभिधारणाओं में से हमें बताना क्या क्या चीज़ है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। दूसरा। तीसरा, आप देखिए क्या यह यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। देखिए इन सारा चीज़ में आपको तभी ये सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा जब आपको अभिधारणा मालूम होगा। ठीक है, आपके बुक में टोटल 5 अभिधारणाएं दी हुई हैं और पांचों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रटना नहीं है, बस पढ़ लेना है कि दिया क्या चीज़ है। ठीक, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए कि इसमें अभिधारणा क्या दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। दूसरा दिया है कि यहाँ कम से कम ए से 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब समझिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इन अभिधारणाओं में क्या अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब होता है कि जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो भी शब्द, कौन सा शब्द है जो कि अपरिभाषित है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो वो है हमारा बिंदु। ठीक है, अब आपको लोग सोचेंगे कि बिंदु क्या हुए, तो समझिए जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई आकृति बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। क्यों, इसको अगर परिभाषित करना होगा तो हम कहेंगे कि वे आकृति, ठीक है, वे रेखाएं जिनमें 3 कोण, ठीक है, या फिर 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, या फिर 3 कोण होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके से बिंदु दिया हुआ है और कहा जाए कि इसका परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बिंदु का परिभाषा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, बिंदु अपरिभाषित है। तो हम यही चीज़ लिख देंगे कि इन अभिधारणाओं में बिंदु अपरिभाषित शब्द है, बस। तो इसको लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि इन अभिधारणाओं में बिंदु अपरिभाषित शब्द है। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ठीक है, अब देखिए विरोधी और अविरोधी, अविरोधी का मतलब होता है कि किसी भी बात का ये विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, विरोधी का मतलब होता है कि विरोध कर रहा है और अविरोधी का मतलब कि विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि ये अभिधारणाएं, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। तो देखिए अगर आप सबसे पहले अभिधारणा को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार का कोई भी अभिधारणा यूक्लिड ने बताया ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी अभिधारणा यूक्लिड ने बताया ही नहीं है। अब जब इस प्रकार का कोई अभिधारणा बताया ही नहीं है तो फिर ये विरोध किसका करेगा, विरोध नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड ने, समझिए इस चीज़ को, कि यूक्लिड ने इस प्रकार का कोई भी अभिधारणा नहीं बताया है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी से मिलता जुलता कुछ बताया होता तब हम इसको पढ़ते और कहते कि नहीं ये तो विरोध कर रहा है। लेकिन जब बताया ही नहीं है इस प्रकार का कोई भी अभिधारणा, तो फिर ये वाला जो अभिधारणाएं दी हुई हैं ये फिर विरोध किसका करेंगी, विरोध नहीं करेंगे। तो इसलिए लिख देंगे कि ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया कि ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। उसके बाद थर्ड नंबर कह रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो अभी हमने आपको बताया था कि यूक्लिड ने इस प्रकार का कोई भी अभिधारणा नहीं बताया है। ठीक, तो हम लिख देंगे कि नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला हमने लिख दिया है कि ये यूक्लिड के किसी भी अभिधारणा से प्राप्त नहीं होता है। बस यही सिंपल आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए बी के बीच सी ऐसे स्थित हो कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर में 1/2 ए बी है। ठीक है, एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एकदम विस्तार रूप से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखना है दिया है, तो दिया है हमें क्या दिया है कि दो बिंदु हैं
और उसके बीच में सी बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख दिया। अब इसके बाद से कह रहा है स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, तो ये वाला भी लिख देंगे, तथा ए सी बराबर बी सी है। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद से कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर में 1/2 ए बी, ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद से अगला स्टेप आपको लिखना है प्रमाण। ठीक, इतना कर दिया। अब इसके बाद से हमें इसमें कर है ना आकृति खींचिए। तो सबसे पहले आकृति खींच लेते हैं। कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, यहाँ पर एक बिंदु है बी, और इन दोनों के एकदम से बीचों बीच है सी। ठीक, तो अब इस चीज़ को समझें कैसे। ये वाला अगर फिगर आप समझ लेते हैं तो इस चीज़ को एकदम से आँख बंद करके लगा लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको अलग समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई लकड़ी है, ठीक है, ए बी, इतना आपका ये पूरा लंबा लकड़ी है। अब दूसरा एक लकड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए, मान लीजिए ए है, फिर यहाँ से ये टूटी हुई लकड़ी है, फिर एक यहाँ से और लकड़ी है, इसको लास्ट में बी है, और जहाँ पर टूटा हुआ है उसको हम सी नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए अगर हम लकड़ी के इस टूटे वाले भाग को, केवल इतना भाग को अगर हम इस पर रखें, ठीक है, तो ये कितना कवर करेगा, यहाँ तक कवर कर लेगा, मतलब सी तक कवर कर लेगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको उठाकर हम इस पर रखें तो ये पूरा कवर कर लेगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो टूटा हुआ भाग है और ये टूटा हुआ भाग है, इन दोनों को अगर हम जोड़ करके इस रेखा पर रखते हैं तो इस पूरे रेखा के बराबर हो जाएगा। इतना बात अगर आपने समझ लिया तो देखिए इसको कैसे आप लगा लेंगे। तो देखिए ए सी लकड़ी और सी बी या फिर बी सी कुछ भी कहिए, ए सी लकड़ी और प्लस सी बी लकड़ी, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, ए बी, पूरा ये जो लंबी वाली लकड़ी है इसके बराबर, मतलब कि ए बी के बराबर हो जाता है। तो यही चीज़ लिख देना है कि ए सी प्लस में ये सी बी कहिए या फिर बी सी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, बी सी, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो किस लकड़ी के बराबर हो जाता है, ए बी के बराबर। ये आपका ए बी के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसके बाद से यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए सी बराबर में बी सी, यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, ये एकदम से स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं, एक भी स्टेप हमने काटा नहीं है। तो दिया है, ये कह रहा है हमें किस रूप में दर्शाना है, ए सी बराबर में इतना लाना है, मतलब कि ए सी चाहिए, बी सी के स्थान पर कभी भी ए सी बराबर बी सी, मतलब कि जहाँ पर बी सी दिया हो वहाँ पर हम ए सी भी लिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो जहाँ पर ए सी दिया हो वहाँ पर हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो इस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ए सी की, मतलब हमें इसको ए सी में कन्वर्ट कर देना है। तो ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए सी है, तो इसको हम लिख देंगे ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसके स्थान पे ए सी लिख दिया, बराबर में आपका हो जाएगा ए बी। ठीक, एक ए सी और एक ए सी आपका हो जाएगा 2 ए सी बराबर में ए बी। अब 2 को इधर भेज देंगे, ए सी बराबर में आपका हो जाएगा कितना, ए बी बट्टे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यही वाला आपका आ गया। अब इसी चीज़ को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी बराबर में 2 है तो 1/2 ऐसे करके और ए बी साइड में लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रश्न 4 में, ठीक है, ये वाला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि सी रेखाखंड। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेखाखंड है होता क्या है। ठीक है, रेखाखंड, ठीक है, कोई रेखा है जिसका अंत है। समझिए इसको, इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा, मान लीजिए ए या फिर पी बिंदु से कोई रेखा शुरू होकर के और किसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। मान लीजिए यस बिंदु पर ये समाप्त हो गया, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, मतलब किसी एक बिंदु से शुरू होगा और एकदम निश्चित है कि दूसरे बिंदु पर जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, तभी इसको कहेंगे रेखाखंड। ठीक है, ना कि ये एकदम से चलता जाए अनंत तक, तो इसको हम रेखाखंड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शांत रेखा। ठीक है, शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रेखाखंड को
एक बिंदु से शुरू होगा, दूसरे बिंदु पर ख़त्म होगा, ठीक है। एक बिंदु का अगर नाम P है तो दूसरे बिंदु का नाम कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको समझिए। तो इसमें कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु है ये वाला C रेखाखंड, ठीक। तो इस चीज़ को हम कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। C एक रेखाखंड है। मान लीजिए C यहाँ पर है तो ये चलते चलते कहीं पर ना कहीं ख़त्म होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम कुछ हमें देना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है। तो C एक रेखाखंड है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से नाम दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कैसे हल करना है। सबसे पहले ये वाला नियम आपको हमने बताया था ना, ये वाला दोनों, कि इस तरीके से अगर कोई एक लंबी सी लकड़ी है और यहाँ पर एक छोटा छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें तो इससे लंबी वाली जो लकड़ी है इसके बराबर हो जाएगा। सेम यही वाला काम यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका एक छोटा सा लकड़ी है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक आप पूरा ले लीजिए, ठीक। मतलब कि AC एक लकड़ी और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक BC या फिर CB कुछ भी करिए। AC एक लकड़ी और यहाँ से यहाँ तक CB, ठीक, एक लकड़ी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल बड़े वाले के AB के बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम हल, तो क्या है, AC प्लस C और B या फिर BC इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पूरा ये लंबी वाली लकड़ी के, मतलब कि AB के बराबर हो जाएगा। AB समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि अब इस बार हमने देखिए इसमें शुरू हमने क्या किया था कि इस वाले छोटी वाली लकड़ी को लिया था और एक हमने बड़ी वाली लकड़ी लिया था, ठीक। इस बार हम क्या करेंगे, एक हम ये बड़ी वाली लकड़ी लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद से दूसरा छोटी वाली लकड़ी AD प्लस BD ले लेंगे। AD प्लस BD ये किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। अब क्या करेंगे कि सिंपल इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे और आपका आंसर देखिए किस तरीके से आ जाएगा। लिखेंगे कि दोनों समीकरणों को घटाने पर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर AC प्लस में BC बराबर में AB और यहाँ पर AD प्लस में BD बराबर में AB, ठीक। तो यहाँ पर प्लस है, नीचे वाले में यहाँ पर कुछ नहीं, प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, ठीक। ये प्लस माइनस प्लस ये तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला AC नीचे वाला माइनस का AD, फिर ऊपर वाला BC फिर नीचे वाला माइनस का BD बराबर इधर कुछ नहीं बचा, 0 कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि 2 को हम इधर भेज देंगे और 2 को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा AC माइनस का AD इधर ही है, ये BC क्या है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, BD क्या है, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो पहले BD लिख लेते हैं, और ये वाला माइनस में हो जाएगा तो माइनस का BC लिख लेते हैं, ठीक। अब इस चीज़ को समझिए कि AC भुजा में से, AC लकड़ी में से AD को घटाएंगे तो क्या बचेगा, समझिए। यहाँ पर इस छोटी वाली लकड़ी में से अगर हम इस बड़ी वाली लकड़ी को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यह वाला CD आपका बच जाएगा, ठीक। इसको मान लीजिए कि ये आपका AC है, ठीक, ये इतनी से है, ठीक है। अब इसको हमें इसमें से घटाना है, तो ये मान लीजिए AC है, ये भी आपका AC है और यहाँ पर D है, तो इससे आपका ये इतना कट जाएगा तो बचेगा कितना, CD बचेगा, तो वही यहाँ पर CD लिख देंगे, ठीक। अब इसी तरीके से BD और BC करेंगे। तो देखिए BD कहाँ पर है, तो ये आपका है BD, ठीक। उसके बाद से BC कहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब छोटे वाले को इसमें से घटाएंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, CD बच जाएगा, ठीक है। ये आपका BD को हमें घटाना है BC में से, इस पूरे वाले में से इसको जब घटाएंगे तो यही वाला आपका इतना बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में क्या आया, दोनों क्या आया, CD और ये CD। तो हमें क्या चीज़ मिला कि दोनों भुजाएं जो हैं, ठीक है, दोनों जो बिंदु है आपस में बराबर मिला है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि CD यहाँ पर C और D जो बिंदु है ये दोनों एक ही हैं। पूछ रहा था ना कि इसमें कि सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड
एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ सेम ही आया है, अलग अलग आता तो हम कहते हैं कि नहीं दो होता है मध्य बिंदु, लेकिन दोनों सेम आया है, इसलिए कहेंगे कि रेखाखंड यहाँ पर रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक। तो यही वाली चीज़ लिख देंगे कि अतः रेखाखंड ए बी का केवल एक ही मध्य बिंदु सी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। इसमें देखिए 5 दशमलव कर रहा है 5 आकृति 5.10, तो यही वाला है, ठीक है। 5.10 के बाद से 1 0 पढ़ा जाता है, ठीक है। में यदि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है, ए सी बराबर बी डी है, तो ए सी और बी डी कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। ए सी बराबर बी डी है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो ये वाला चीज़ हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया, ठीक है। 4 में भी हमने बताया है। तो देखिए इसको कैसे लेंगे, दो पहले समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर आपका ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। ए बी और बी डी को जब एक साथ लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका ए डी के बराबर हो जाएगा, ए और डी के बराबर, ठीक है। कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया, 5 में भी बताया। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ए बी प्लस बी और डी, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी हो गया, ठीक। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ए सी ले लेते हैं, ठीक है, फिर सी डी ले लेते हैं। तो ए सी प्लस में सी डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, समीकरण 2, ठीक है। सिंपल, इसको भी हम घटा लेंगे, तो लिख देंगे कि घटाने पर ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, ए बी प्लस में बी डी बराबर में ए डी, फिर ए सी प्लस में सी डी बराबर में ए डी, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। इससे तो आपका ये कट जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे क्या कि ए बी माइनस का ए सी, फिर यहाँ पर प्लस का बी डी और माइनस का सी डी बराबर में कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमारा दिया है कि ए सी बराबर बी डी, ठीक है। मतलब कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम ए सी के स्थान पर बी डी भी लिख लेंगे और बी डी के स्थान पर ए सी भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बी डी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि बी डी के स्थान पर हम ए सी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए सी बराबर में बी डी, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तब नियम होता है, लिखते हैं कि तब ए बी माइनस का ए सी, ये दोनों, फिर बी डी के स्थान पर ए सी लिख देंगे प्लस का ए सी माइनस का सी डी बराबर 0, ठीक। माइनस वाले ए सी से प्लस वाला ए सी कट जाएगा, तो यहाँ पर ए बी और इसको हम बराबर की इधर भेज देंगे, तो माइनस में तो बराबर की इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में सी डी। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ए बी बराबर सी डी से हल करना था, तो सिंपल आपका आ गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ये एकदम से छोटा सा प्रश्न है, यहीं पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कह रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5, ठीक है, एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका जो इसमें यूक्लिड ने टोटल 7 अभिगृहीत के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें 5वां जो अभिगृहीत है वो क्या है, कहता है कि पूर्ण अपने हाँ, तो 5वां जो अभिगृहीत है वो एकदम छोटा सा अभिगृहीत है, कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये मान लीजिए तरबूज का एक टुकड़ा है, ठीक है, हाफ टुकड़ा है,
ये पूरा आपका तरबूज है। इसमें से अगर हम थोड़ा सा ये काट करके अगर बाहर निकाल दें, ठीक है, इसको हमने मान लीजिए यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर, तो नियम क्या होता है, अपगृहीत क्या कहता है कि पूर्ण, ठीक है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या ये वाला बड़ा है या फिर ये पूरा पूर्ण बड़ा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि पूर्ण बड़ा है। तो बस यही चीज़ है और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो अच्छा, ये सर्वव्यापी क्यों है? सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है कि कभी ना बदलने वाला, ठीक है। ये चीज़ सर्वव्यापी का मतलब होता है कि कभी ना बदलना। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो ये कभी बदल सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि पश्चिम से निकल जाए, नहीं होगा, ठीक है। तो सर्वव्यापी का मतलब यही होता है। तो पूछ रहा है कि ये सर्वव्यापी क्यों है, ठीक है। तो सिंपल है, लिख देंगे कि क्योंकि कभी भी पूर्ण से, ठीक है, पूर्ण से कभी भी भाग उसका बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये सर्वव्यापी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख कर बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिया कि पूर्ण से, ठीक है, पूर्ण से भाग कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यह सर्वव्यापी है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण से भाग कभी बड़ा नहीं, मतलब कि क्या इस बड़े वाले तरबूज का ये छोटा वाला भाग कभी भी इससे, इस पूरे तरबूज से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वही सिंपल चीज़ यहाँ पर लिख देना, ठीक है।